फरहा 5 सालों के बाद अपने शहर आ रही थी। प्लेन से बाहर निकलते ही उसने एक लंबी सांस ली, मानो बीते 5 सालों को इस एक सांस में जी लेगी। हवाई अड्डा पूरी तरह बदला दिख रहा था। बाहर निकल उसने टैक्सी की और अपने पुश्तैनी घर की तरफ चलने को कहा, जो हिंद पीरी मोहल्ले में था। 5 सालों में शहर ने काफ़ी तरक्की कर ली, यह देख फरहा खुश हो रही थी। रास्ते में कुछ मॉल्स और मल्टीप्लेक्स भी दिखे उसे। सड़कें पहले से साफ और चौड़ी दिख रही थीं। जीन्स और आधुनिक पाश्चात्य कपड़ों में लड़कियों को देख उसे सुखद अनुभूति होने लगी। कितना बदल गया है उसका शहर, उसे रोमांच हो गया। रेहान सो चुका था। फरहा ने भी पीठ सीट पर टिका अपने पैरों को थोड़ा फैला दिया। लंबी हवाई यात्रा की थकावट महसूस हो रही थी उसे। आज सुबह ही सिडनी ऑस्ट्रेलिया से वह अपने बेटे के साथ दिल्ली पहुंची थी। आना भी जरूरी था। 1 हफ्ते पहले ही अब्बू रिटायर होकर अपने घर लौटे थे। अब सब कुछ एक नए सिरे से शुरू करना था। भले शहर अपना था, पर लोग तो वही थे। इसी से फरहा कुछ दिनों के लिए अम्मा अबू के पास रहने चली आई थी, ताकि घर गृहस्थी को नए सिरे से जमाने में उनकी मदद कर सके। तभी टैक्सी वाले ने जोर से ब्रेक लगाए तो उसकी तंद्रा भंग हुई। उसने देखा कि टैक्सी हिंद पीरी मोहल्ले में प्रवेश कर चुकी है। बुरी तरह से टूटी फूटी सड़कों पर अब टैक्सी हिचकोले खा रही थी। उसने खिड़की के शीशे को नीचे किया। एक अजीब सी बू टैक्सी के अंदर पसरने लगी। किसी तरह अपनी उबकाई को रोकते हुए उसने झट से शीशा चढ़ा दिया। शहर की तरक्की ने अभी इस मोहल्ले को छुआ भी नहीं है। सड़कें और संकरी लग रही थीं। इन सालों में कुकुरमुत्ते की तरह उग आए छोटे छोटे घरों ने भूल भुलैया बना दिया था मोहल्ले को। उसके अब्बा का 2 मंजिला मकान अलबत्ता सबसे अलग दिख रहा था। अब्बा और अम्मी बाहर ही खड़े थे। तुमने अपना फ़ोन अभी तक बंद रखा है? राकेश कब से परेशान है कि तुम पहुंची या नहीं। मिलते ही अब्बू ने पहले अपने दामाद की ही बातें की। अचानक महसूस हुआ कि बंद खिड़कियों की दरारों से कई जोड़ी आंखें झांकने लगी हैं। फ्रेश होकर फरहा आराम से हाथ में चाय का कप पकड़े घर का, मोहल्ले का और रिश्तेदारों का मुआयना करने लगी। एक 22-23 साल की लड़की सलमा फुर्ती से सारे काम निपटा रही थी। कैसा लग रहा है अब्बू अपने घर में आकर? अम्मा पहले से कमज़ोर दिख रही हैं। पिछले साल सिडनी आई थी तो बेहतर थी, फरहा ने पूछा। एक लंबी सांस लेते हुए अब्बू ने कहा, कुछ भी नहीं बदला यहाँ, पर हाँ, घर में बच्चे न जाने कितने बढ़ गए हैं। लोफर कुछ ज़्यादा दिखने लगे हैं गलियों में। लड़कियाँ आज भी उन्हीं बेरियों में कैद हैं जिनमें उनकी माएँ या नानियाँ जकड़ी रही होंगी। तुम्हारी शादी की बात अलबत्ता लोग अब शायद भूल चले हैं। फरहा ने कमरे में झांका। नानी नाती आपस में व्यस्त दिखे। अब्बू, मुझे लग रहा था ना जाने रिश्तेदार और मोहल्ले वाले आपसे कैसा व्यवहार करें। मुझे फिक्र हो रही थी कि आपकी, इसलिए मैं चली आई। अगले हफ्ते राकेश भी आ रहे हैं। फिर थोड़ी देर चुप रहने के बाद फरहा बोली, फूफी के क्या हाल हैं? और फिर फरहा अब्बू के पास आकर बैठ गई। अब छोड़ो भी बेटा, जो बीत गई सो बात गई। जाओ आराम करो, सफ़र में थक गई होगी, कहा अब्बू उठने लगे। फरहा जाकर अम्मा के पास लेट गई। बीच में नन्हा रेहान नींद में मुस्कुरा रहा था, पर आज नींद आ रही थी। कमरे में चारों तरफ जैसे यादों के फूल और शूल उग आए हों। जहाँ मीठी यादें दिल को सहलाने लगी, वहीं कड़वी यादें शूल बनकर नस नस को बेचैन करने लगी। अब्बा सरकारी नौकरी में उच्च पद पर थे। हर कुछ सालों में तबादला निश्चित था। काफ़ी छोटी उम्र में ही फरहा को हॉस्टल में रख दिया गया था, ताकि उसकी पढ़ाई निर्बाध चले। अम्मा हमेशा बीमार रहती थी, पर अब्बू अम्मा में मोहब्बत गहरी थी। अब्बू उस वक्त पटना में तैनात थे। उन्हीं दिनों फूफी उनके पास गई थी। अब्बू का रुतबा और इज्जत देखकर उसके दिल पर सांप लौट गया। और फिर फूफी ने शुरू किया अब्बू के दूसरे निकाह का जिक्र। अपने किसी रिश्ते की ननद के संग अम्मा की बीमारी का हवाला देकर पूरे परिवार ने तब खूब अपनापन दिखा। रजामंदी के लिए दबाव डाला गया। अब्बू ने बड़ी मुश्किल से इन जिक्रों से पिंड छुड़ाया था। भला पढ़ा लिखा आदमी ऐसा सोच भी कैसे सकता है? ये सारी बात अम्मा ने फरहा को बरी होने पर बताई थी। उसे फूफी और घर वालों से नफरत हो गई थी कि कैसे वे उसके वालिद और वालिदा का घर उजाड़ने को उतारू थे। फरहा के घर का माहौल उसके रिश्तेदार की तुलना में बहुत भिन्न था। उसके अब्बू की सोच प्रगतिशील थी। वह अकेली संतान थी और उसके अब्बू उसके उच्च तालीम के ज़बरदस्त हिमायती थे। उससे छोटी उसकी चचेरी और मौसेरी बहनों का निकाह उससे पहले हो गया था। जब भी कोई पारिवारिक आयोजन होता, उसके निकाह के चर्चा के केंद्र में होते।
यह तो अब्बू की ही जिद थी कि उसे इंजीनियरिंग के बाद नौकरी नहीं करने दी, बल्कि मैनेजमेंट की पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित किया। जब वह इंजीनियरिंग के फाइनल वर्ष में था तो फूफी फिर घर आई थी। आते ही अम्मा से फरहा की बढ़ती उम्र का जिक्र शुरू कर दिया। भाभी जान, मैं कह देती हूँ कि फरहा की उम्र इतनी हो गई है कि अब जान पहचान में उसके लायक कोई कुंवारा लड़का नहीं मिलेगा। भाईजान की तो अकल ही मारी गई है। भला लड़कियों को इतनी तालीम की क्या ज़रूरत? असल मकसद उनकी शादी है। अब देखो मेरा बेटा फिरोज कितना खूबसूरत और गोरा चिट्टा है। जब से दुबई गया है खूब कमा भी रहा है। दोनों की जोड़ी खूब जमेगी। बेचारी अम्मा रिश्तेदारों की बातों से पहले ही हलकान रहती थी। फूफी की बातों ने उनके रक्तचाप को और बढ़ा दिया। वह तो अबू जी ने जब सुना तो फूफी को खूब खरी खोटी सुनाई। क्यों रजिया, तुमने क्या मैरिज ब्यूरो खोल रखा है? कभी मेरी तो कभी मेरी बेटी की चिंता करती रहती हो। इतनी चिंता अपने बड़े लाडले की होती तो उसे 10वीं में फेल हो दुबई में पेट्रोल पंप पर नौकरी नहीं करनी पड़ती। फरहा की तालीम अभी अधूरी है। मेरी प्राथमिकता उसकी शादी नहीं, तालीम है। फूफी उसके बाद रुक नहीं पाई थी। हफ्तों रहने की सोचकर आने वाली फूफी शाम की ही बस से वापस लौट गई। सोचते सोचते फरहा को कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। सुबह रेहान की आवाज़ से उसकी नींद खुली। फरहा बाजी, आप उठ गई? चाय लाऊं? मुस्कुराती सलमा ने पूछा। चाय का कप पकड़े सलमा उसके पास ही बैठ गई। फरहा ने महसूस किया कि वह उसे बड़े ध्यान से देख रही है। बाजी, अब तो आप सिंदूर लगाने लगी होंगी और बिंदिया भी। क्या आप अभी भी रोजे रखती हैं? क्या आपने अपने नाम को अभी बदल लिया है? सलमा की इन बातों पर फरहा हंस पड़ी। बोली, नहीं, मैं तो बिल्कुल वैसी ही हूँ जैसे पहले थी। वही करती हूँ जो बचपन से करती आ रही हूँ। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? जी, कल मैं जब काम पर लौटी तो मोहल्ले में सब पूछ रहे थे, आपने काफिर से शादी की है? सलमा ने मासूमियत से पूछा। फरहा के अब्बू ने फूफी को तो लौटा दिया था, पर विवाद थमा नहीं था। आए दिन उसकी तालीम, बढ़ती उम्र और निकाह पर चर्चा होने लगी। धीरे धीरे अब्बू ने अपने पुश्तैनी घर आना कम कर दिया। फरहा अपनी मैनेजमेंट की पढ़ाई के लिए देश के सर्वश्रेष्ठ कॉलेज के लिए चुनी गई। अब्बू के चेहरे का सुकून ही उसका सबसे बड़ा पारितोषिक था। कॉलेज में यूं ही काफ़ी कम लड़कियां थीं, पर मुस्लिम लड़की वह अकेली थी अपने बैच में। फरहा काफ़ी होनहार थी। कॉलेज में बहुत सारी गतिविधियां होती रहती थीं और वह सब में काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती। सब उसके कायल थे। इसी दौरान राकेश के साथ उसे कई प्रोजेक्ट पर काम करने को मिला। उसकी बुद्धिमानी और शालीनता धीरे धीरे फरहा को आकर्षित करने लगी। संजोग से दोनों साथी समर इंटर्नशिप के लिए एक ही कंपनी के लिए चुने गए। नए शहर में उन 2 महीनों में दिल की बातें जबान पर आ ही गई। दुनिया इतनी हसीन कभी न थी। इंटर्नशिप के बाद फरहा एक हफ्ते के लिए अब्बू अम्मा से मिलने दिल्ली चली गई। अब्बू की पोस्टिंग उस वक्त वहीं थी। अब्बू काफ़ी खुश दिख रहे थे। फरहा, कुछ महीनों में तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो जाएगी। मेरे मित्र रहमान अपने सुपुत्र के लिए तुम्हारा हाथ मांग रहे हैं। मुझे तो उनका बेटा और परिवार सब बहुत पसंद है, पर मैंने कह रखा है कि फैसला मेरी बेटी ही लेगी। अब्बू ने फरहा से कहा। उस एक पल में फरहा की नस नस में तूफान सा गुजर गया। फिर खुद को संयत करते हुए उसने कहा, आप जो फैसला लेंगे अब्बू, वह सही होगा। शाबाश बेटा, तुमने मेरी लाज रख ली। सब कहते थे कि इतना पढ़ लिख कर तुम भली मेरी बात मानो क्या मानोगी, लेकिन मैं जानता था कि मेरी बेटी मुझसे अलग नहीं है। मैं कल ही रहमान को परिवार के साथ खाने पर बुलाता हूँ। सपना देखना अभी शुरू भी नहीं हुआ था कि नींद खुल गई। फरहा रात भर रोती रही। बहते अश्कों ने बहुत सारे संशय सुलझा दिए। राकेश और वह नदी के 2 किनारे। फरहा ने सोचा कि यह तो अच्छा हुआ कि उसने अब्बू जी को अपनी भावनाओं के बारे में नहीं बताया। वैसे भी अब्बू घर समाज से लड़ मुझे उच्च तालीम दिला रहे हैं। अगर मैंने एक हिंदू काफिर से ब्याह की बात की तो शायद आने वाले वक्त में अपनी बेटी बहन का मेरी मिसाल दे उनसे शिक्षा का हक भी छिन जाएगा। उसे सिर्फ अपने लिए नहीं सोचना चाहिए। फरहा मन को समझाने लगी। दूसरे दिन ही रहमान साहब अपने सुपुत्र और बीवी के साथ तशरीफ़ ले आए। ऐसा लग रहा था मानो सिर्फ औपचारिकता ही पूरी हो रही है। सारी बातें पहले से तय थी। समीना, आज मुझे लग रहा है कि मैंने फरहा के प्रति अपनी सारी जिम्मेदारियों को लगभग पूरा कर लिया है। आज मैं बेहद खुश हूँ। निकाह फरहा की पढ़ाई पूरी करने के बाद ही करेंगे, तभी सारे रिश्तेदारों को बताएंगे। अब्बू अम्मा से कह रहे थे। 2 दिन बाद फरहा अपने कॉलेज अहमदाबाद लौट आई। लग रहा था राकेश मिले तो उसके कंधे पर सिर रखकर खूब रोए, पर राकेश सामने पड़ा तो वह भी बेहद उदास और उलझा हुआ सा दिखा।
फराह अपना गम भुला राकेश के उतरे चेहरे के लिए परेशान हो गई। फराह, मैंने घर पर तुम्हारे बारे में बात की, पर तुम्हारा नाम सुनते ही घर में बवाल मच गया। मैंने भी कह दिया कि मैं तुम्हें छोड़ किसी और से शादी कर ही नहीं सकता। इस बार सबसे लड़कर आया हूँ। राकेश ने कहा तो फराह ने भी कहा कि उसकी हालत भी बकरीद पर हलाल होने वाले बकरे से बेहतर नहीं। वक्त गुजरा। फराह और राकेश दोनों ही की नौकरी दिल्ली में ही लगी। दोनों अब तक मान चले थे कि एक हिंदू लड़का और मुस्लिम लड़की की शादी मुकम्मल हो ही नहीं सकती। फराह के निकाह की तारीख कुछ महीनों बाद ही थी। एक दिन फराह अपने अब्बू और अम्मा के साथ कार से गुड़गांव की तरफ जा रही थी कि सामने से आते एक बेकाबू ट्रक ने जोर से टक्कर मार दी। तीनों को गंभीर चोटें आईं। बेहोश होने से पहले फराह ने राकेश को फ़ोन कर दिया था। अब्बू और अम्मा को तो हल्की चोटें आईं, पर फराह के चेहरे पर काफ़ी चोटें आई थी। नाक और ठुड्डी की तो हड्डी ही टूट गई थी। पूरे चेहरे पर पट्टियाँ थी। रहमान साहब और उनका परिवार भी आया हॉस्पिटल उसे देखने। सब बेहद अफसोस जाहिर कर रहे थे। उसके होने वाले शौहर ने जब सबके सामने ही डॉक्टर से पूछा कि क्या फराह पहले की तरह ठीक हो जाएगी, तो डॉक्टर ने कहा कि इसकी उम्मीद बहुत कम है कि वह पहले वाला चेहरा वापस पा सकेगी। हाँ, शरीर का बाकी हिस्सा बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। प्लास्टिक सर्जरी के बाद कुछ बदलावों के साथ वह एक नया चेहरा पा सकेगी, जिसमें बहुत वक्त लगेगा। वह दिन और आज का दिन रहमान परिवार में फिर मिलने भी नहीं आया। अलबत्ता निकाह तोड़ने की खबर जरूर फ़ोन पर दे दी गई। दुख की घड़ी में उनका यूं रिश्ता तोड़ देना बेहद पीड़ादायक था। अब्बू अम्मा उतना दुर्घटना से आहत नहीं हुए थे जितना उनके व्यवहार से हुए। यह तो अच्छा था कि किसी रिश्तेदार को खबर नहीं हुई थी, वरना और भद्दा होती। फिलहाल सवाल फराह के ठीक होने का था। इस बीच राकेश उनका संबल बना। हॉस्पिटल, घर, ऑफिस और फराह के अब्बू अम्मा सबको संभालता। वह उनके घर का एक सदस्य सा हो गया। उस दिन अब्बू ने हॉस्पिटल के कमरे के बाहर सुना, फराह प्लीज़ रो मत, तुम्हारी पट्टियाँ कल खुल जाएंगी। मैं हूँ ना, मैं तुम्हारे लिए ज़मीन आसमान एक कर दूंगा। जल्दी तुम ऑफिस भी जाने लगोगी। राकेश फराह को समझा रहा था। अब मुझसे शादी कौन करेगा राकेश? यह फराह की आवाज़ थी। बंदा सालों से इंतज़ार कर रहा है। अब तो माँ भी हार कर बोलने लगी है कि कुंवारा रहने से बेहतर है जिससे मन होकर शादी कर लो। पट्टियाँ खुलने दो, एक दिन माँ को लेकर आता हूँ। राह के कांटे धीरे धीरे दूर होते गए। राकेश के घर वाले इतना होनहार और उच्च शिक्षित बहू पाकर निहाल हो उठ गए। उसके गुणों ने उसके दुर्घटनाग्रस्त चेहरे के ऐब को ढक दिया। पहले से तय निकाह की तारीख पर ही दोनों की कोर्ट मैरिज हुई और फिर हुआ एक भव्य रिसेप्शन समारोह जिसमें दोनों तरफ के रिश्तेदारों को बुलाया गया। दोनों ही तरफ से लोग न के ही बराबर शामिल हुए। हाँ, दोस्त कुलीग सब शामिल हुए। कुछ ही दिनों के बाद राकेश की कंपनी ने उसे सिडनी भेज दिया। दोनों वहीं चले गए और खूब तरक्की करने लगे। फराह की शादी के बाद अब्बू एक बार अपने शहर अपने घर गए। मोहल्ले के लोगों ने उनकी खूब खबर ली। कुछ बुजुर्ग लोगों ने उन्हें डांटा भी। रात में उनके घर पर पथराव भी किया। किसी तरह पुलिस बुला अब्बू और अम्मा घर से निकल पाए थे। अब्बू जी, आप किससे बातें कर रहे थे? फराह ने पूछा। अरे तुम्हारी फूफी जान थी, बेचारी आती रहती हैं मुझसे मदद लेने। बेटे तो उसके सारे नालायक हैं, कोई जेल में तो कोई लापता। बेचारी के भूखों मरने वाले दिन आ गए हैं। अब्बू जी ने कहा, फराह उस रात हमारे घर पर इसी ने पथराव करवाया था अपने लायक बेटों से। हमने तुम्हारी शादी इसके बेटे से जो नहीं कराई थी, सारे मोहल्ले वालों को भी इसने ही उकसाया था। बहुत साजिश की इसने हिंदू लड़के से तुम्हारी शादी करने के हमारे फैसले के खिलाफ। अम्मा ने हंसते हुए कहा, यह जो सलमा है ना, इस वर्ष वह 10वीं कक्षा की परीक्षा दे रही है। वह भी तुम्हारी तरह तालीम याफ्ता होने की चाहत में रखती है। सिर्फ मैं ही क्यों, मोहल्ले की हर लड़की आपके जैसी बनना चाहती हैं। यह सलमा थी। काश सबके अब्बू आपके अब्बू जितने समझदार होते। कह सलमा फराह के गले लग गई। फराह ने सलमा को कहा, सलमा पहले तुम अपना पढ़ाई पे ध्यान दो, फिर शादी कर लेना। लेकिन हाँ, शादी वहीं करना जहाँ तुम्हारा मन हो। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।